हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। मैं शकील अहमद समुद्र मंथन मेंस एनालिसिस क्वेश्चन पेपर्स के अगले वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में आर्ट एंड कल्चर के जो मेंस के क्वेश्चन आए थे उनका एक सिलेबस एनालिसिस किया था, पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण किया था। साथ में हमने प्रैक्टिस के तौर पर और एक समझ हमारी बने इस वजह से 2 क्वेश्चन भी आपको टास्क के रूप में दिए थे, ताकि हम उनकी प्रैक्टिस करके एग्जाम का पैटर्न समझने की, एग्जाम का एनालिसिस करने की कोशिश कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। आज हम उस क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पे बात करने के बाद में हम इंडियन हिस्ट्री का, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है हमारे मेन सिलेबस में, उसका एक एनालिसिस, एक विश्लेषण देखेंगे। उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टास्क के तौर पे दूंगा और इसी तरह से हमारा ये सफर जारी रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं और पेपर 1 में जो विरासत वाला, भारतीय कला विरासत वाला जो पोर्शन था उसके बारे में हमने बात की थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको टास्क में दिया था, 2020 का क्वेश्चन है, शैलकृत स्थापत्य के बारे में है। जब आप मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें सबसे पहली चुनौती होती है, क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन के एसेंस को नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है इस चीज को आप नहीं समझ पाते हैं, तो सीधी सी बात है आप उसका आंसर भी सही तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बात आती है कि सर आपने ये क्वेश्चन दिया था, इसका मॉडल आंसर प्रोवाइड करवा दीजिए। मेरा ये मानना है कि मॉडल आंसर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यदि आप 2 प्रोफेसर्स जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया है उन 2 लोगों को भी ये क्वेश्चन दोगे तो दोनों का अलग अलग आंसर होगा। तो एक मॉडल आंसर के फ्रेम में किसी क्वेश्चन को लाना इज नॉट पॉसिबल। हाँ, एक मानक आंसर हो सकता है कि इस तरह के फ्रेम में आपको क्वेश्चन लिखना है, तो मैं इसीलिए आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड नहीं करवा रहा, क्योंकि मॉडल आंसर जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। 2 टॉपर्स जो पिछले सालों में रैंक 1 पर रहे हैं, अगर आप एक ही क्वेश्चन उन दोनों को दोगे तो हो सकता है दोनों बेहतर लिखें, लेकिन एक सेम आंसर उनका नहीं होगा। तो हम एक फ्रेमिंग कर सकते हैं आंसर की कि हमारे आंसर में ये चीजें होनी चाहिए और उनको आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। आपकी अपनी लैंग्वेज होगी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हम इसकी फ्रेमिंग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन समझ में आता है। पहली बात करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने से शुरू करते हैं। शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचन कीजिए। यानी ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि इतिहास पढ़ने के, जब हम भारतीय इतिहास का परिदृश्य समझने की कोशिश करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है स्रोतों की। अब इन स्रोतों को हम बहुत सारे भागों में बांटते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए, ठीक है। अब पुरातात्विक में भी बहुत सारे हो गए, अभिलेख, सिक्के, पांडुलिपियां, बहुत सारी चीजें जो हमें मिलती रहती है। शैलकृत स्थापत्य, गुफा साहित्य जो हमें मिलता है, इस तरह के बहुत सारे स्रोत हो गए। इसमें साहित्यिक में भी हम देखते हैं धर्मेत्तर हो गए, धार्मिक हो गए, विदेशी वर्णन हो गए, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, इस तरह की बहुत सारी चीजें इनमें भी आती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास को समझने के जो विभिन्न स्रोत होते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण स्रोत है शैलकृत स्थापत्य। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। बताइए हमें भारतीय इतिहास को समझने में क्या क्या मदद करता है शैलकृत स्थापत्य। शैलकृत स्थापत्य आप कह सकते हैं जो रॉक कट होते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर जो होता है, जिन्हें शैलों को कट करके, काट कर बनाया जाता है। सीधी सी बात, अगर मैं मुख्य तौर पर इसकी बात करूं तो हम गुफा साहित्य की या गुहा स्थापत्य की बात कर रहे हैं, और ये वास्तुकला के अंतर्गत ही एक टॉपिक है। बात समझ पा रहे होंगे आप। तो हमें यह बताना है कि गुफा साहित्य भारतीय कला को, भारतीय इतिहास को जानने के लिए किस तरह से हमारी मदद करता है, हमें क्या क्या चीजें बताता है गुफा साहित्य।
अब हमें आना है आंसर पे। तो पहले तो स्रोतों की क्योंकि ये बात कर रहा है तो एक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण स्रोतों में से, जिनमें पुरातात्विक के अंतर्गत सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, उपकरण हो गए, बहुत सारे मोहरें हो गई, और साहित्यिक स्रोत जिसमें धार्मिक, धर्मेतर, इस तरह के बहुत सारे स्रोतों की उपलब्धता के बावजूद शैलकृत स्थापत्य कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हमारे लिए भारतीय इतिहास को समझने के लिए हो जाता है। अपनी लैंग्वेज में एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर हमें क्या क्या चीजें पता चलती है गुफा साहित्य से। तो गुफा साहित्य की अगर हम बात करें, मैं साहित्य बोल रहा हूं, गुफा स्थापत्य की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा प्राचीन काल में जाते हैं। हमें चित्रकला मिलती है मध्य पाषाण काल के समय से, ठीक है। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां से हमें चित्रकला मिलती है, और चित्रों में क्या मिलता है, पशु पक्षियों के चित्र, मानव का जीवन किस तरह का था, वहां के रीति रिवाज किस तरह के थे। तो गुफा स्थापत्य में सबसे पहले यदि हम भीमबेटका की गुफाओं की बात कर लें, भीमबेटका में क्या, हमें यह नहीं बताना है भीमबेटका की गुफा थी, हमें बताना है उससे हमें पता क्या चलता है। एक स्रोत के तौर पे भीमबेटका की गुफा हमें क्या बताती है, आ रही बात समझ में। तो भीमबेटका की गुफा से हमें विभिन्न तरह के चित्र मिलते हैं, जिनसे हमें उस वक्त के लोगों के द्वारा जो पहचानी गई आकृतियां हैं पशु पक्षियों के बारे में, उनके द्वारा उनके रीति रिवाज किस तरह के होते थे, वहां पर झुंड बनाकर जो शिकार किया जाता था। तो हमें पता चलता है कि पहले शुरू में शिकार जो बड़े जानवरों का होता था वो झुंड बनाकर होता था, अकेला व्यक्ति नहीं करता था, है ना। तो इस तरह की बातें गुफा साहित्य में आती है। फिर हम देखते हैं मौर्य काल से, मौर्य काल से शासकों के द्वारा गुफाएं बनवाई गई पहाड़ियों में, और उनको धार्मिक लोगों को, धार्मिक संप्रदायों को दान में भी दिया गया। अशोक का नाम आता है बराबर की गुफा को लेकर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मौर्य काल में शासकों के द्वारा इस तरह की पहल की गई। अशोक का नाम आप लिख सकते हैं, दशरथ, अशोक का जो पौत्र था, दशरथ के द्वारा भी ये काम किया गया, और शासकों के द्वारा इनको दान में भी दिया गया। तो इससे क्या पता चला, एक तो शासकों का व्यवहार पता चला, किस तरह के शासक थे, किस तरह की मानसिकता थी। दान में दिया गया किसको, धार्मिक संप्रदायों को। तो शासकों की धार्मिक नीति के बारे में भी हमें पता चलता है। अशोक जो एक बौद्ध था, धर्म से बौद्ध धर्म को मानने वाला था, लेकिन बराबर की गुफाएं बनवा कर किसको दान में देता है, आजीवकों को देता है। तो इससे अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के बारे में हमें ज्ञान होता है, ठीक है। इस तरह से फिर आगे हम चले तो, क्योंकि बौद्ध काल, बुद्ध और जैनिज्म बहुत ज्यादा प्रसारित हो चुका था, तो आगे मौर्योत्तर काल में आते आते इन गुफाओं में क्या बनने लगे, चैत्य और विहार बनने लगे। आगे मंदिर भी इनमें बनने लगे। चैत्य विहार से उस समय के धार्मिक संप्रदायों के बारे में पता चला। और शुरू में तो ये चैत्य और विहार कैसे होते थे, सादा होते थे। बाद में कैसे होने लगे, अलंकृत होने लगे। तो हमें यह पता चला कि पत्थर को काटकर हमने मकान बनाना शुरू कर दिया। एक तरह से चैत्य रहने की जगह, विहार, चैत्य और विहार ये रहने की जगह, ये पूजा पाठ की जगह। तो मंदिर और विहार बनाना हमने शुरू कर दिए पत्थरों को काटकर। तो हमारी तकनीक के बारे में हमें पता चला कि कितनी उन्नत तकनीक थी कि हम पत्थरों को काट देते थे, रहने के मकान बना लेते थे। मंदिर बने हमारी गुफाओं में, ठीक है। अजंता एलोरा को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों को फिर से कह रहा हूं, गुफा स्थापत्य का बखान नहीं करना है। गुफा स्थापत्य से हमें क्या पता चलता है, क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि स्रोत के रूप में हमसे पूछा है, क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में हमें बताना है। और लास्ट में, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी दे देंगे, इन चीजों से हमें पता चलता है, तो हम फिर लास्ट में एक कंक्लूजन दे देंगे कि उपरोक्त उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि शैलकृत स्थापत्य या गुहा स्थापत्य भारतीय इतिहास को समझने के लिए एक अति महत्वपूर्ण स्रोत है। गुफा स्थापत्य के बारे में पूछ रहा है, लेकिन एक स्रोत के रूप में स्रोत है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें हैंडल करना है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ हो। तो अगर आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है तो पहले पढ़िए,
एक दिन दीजिए, इसको कुछ घंटे दीजिए और उसके बाद में इसको अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लिख सकेंगे। और जब हम शुरू में लिखते हैं 1 या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छा हम नहीं लिख पाते हैं क्योंकि हमारी हैबिट नहीं होती। लेकिन अगर हम रेगुलर उस चीज़ को लिखना शुरू कर देते हैं, अलग अलग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लिखावट में ऑटोमेटिकली सुधार कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति साहित्य की बात कर रहा है और फिर से वही बात, क्या आप क्वेश्चन को पढ़कर पहले समझ पाए? जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं आपको लिखना शुरू नहीं करना है। क्या है? भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए भक्ति साहित्य क्या है। हमें पता है मध्यकालीन भारत में लगभग 6ठी सदी ईस्वी से जो एक भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य उस वक्त के संतों ने, है ना, संतों ने जो साहित्य लिखा उसको फैलाया गांव गांव में, जो गीत लिखे, तो वही तो भक्ति साहित्य है जो लोगों तक पहुंचा। तो हमें 2 चीजें इस क्वेश्चन में बतानी है। पहले तो भक्ति साहित्य की प्रकृति कैसी थी, किस तरह का नेचर था उस साहित्य का, है ना, ये बताना है। दूसरा, भारतीय संस्कृति में उसका योगदान क्या था, ये आपको बताना है। 150 शब्दों में लिखना है, 10 अंकों का है। मैं कह रहा हूं अगर आप शुरू कर रहे हैं, शब्दों को मत देखिए, समय को मत देखिए, क्वेश्चन लिखिए। आपको आधा घंटा लग रहा है तो भी क्वेश्चन लिखिए, आप 300 शब्दों में लिख रहे हैं तो भी क्वेश्चन लिखिए। समय को नहीं देखना है और शब्दों को अभी नहीं देखना है एटलीस्ट, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ अटेम्प्ट करना है। नंबर को मत देखो, शब्दों को मत देखो, क्वेश्चन को देखो, समझ में आया अटेम्प्ट करो, उस टॉपिक को पढ़ो और अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो पहले भक्ति साहित्य की हम बात करेंगे कि भक्ति साहित्य क्या था। भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में भक्ति साहित्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्षेत्रीय तौर पर कई तरह के साहित्यों का विकास हुआ, कई तरह के संस्कृति का विकास हुआ। इस तरह से एक इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही है, 1-2 लाइनों में, 3 लाइनों में। ठीक है, फिर मेन बॉडी में पहले हम क्या करेंगे, प्रकृति का मूल्यांकन करेंगे। देखिए, इससे पहले के जो साहित्य रहे थे वो कहीं ना कहीं विद्वानों की भाषाओं में रहे थे। विद्वानों की भाषा इन द सेंस संस्कृत भाषा में रहे थे, तो लोगों को कम समझ में आते थे। अब इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो अब क्षेत्रीय भाषाओं में ये चीजें आने लगी, क्षेत्रीय भाषाओं में आने लगी तो ज़्यादा लोग जुड़ने लगे। इसके अलावा जो नए नए जो महत्वपूर्ण संत उभर कर आए, उन्होंने क्या किया, निम्न वर्ग के लोगों को भी अपनाया और उनको भी महत्व दिया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी महत्व मिलना शुरू हुआ। हम देखते हैं कि पहले सिर्फ पुरुष संत हमें मिलते थे और उच्च वर्ग के लोग ही संत थे, पुरोहित होते थे। लेकिन इस दौरान हमें दलित संत भी देखने को मिले। हम नाम ले सकते हैं संत रैदास, है ना, दादू दयाल, और हम कबीर का भी नाम ले सकते हैं। इस तरह से तो दलित भी देखने को मिले और महिला संत भी हमें देखने को मिली। मीराबाई एक बड़ा नाम है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति ऐसी रही कि पुराना जो प्रकृति था साहित्य का, जहाँ पे सिर्फ संस्कृत जैसी बड़ी भाषाओं में ही साहित्य लिखा जाता था, यहाँ क्षेत्रीय भाषाएं आ गई। पहले सिर्फ पुरुष और उच्च वर्ग के लोग होते थे, यहाँ पे दलित और महिलाएं भी संतों के रूप में प्रमुख रूप से प्रकट हमारे सामने हुई। निर्गुण और सगुण भक्ति का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति वाली चीजें भी यहीं से निकल कर आती है। तो ये सारी चीजें हमें इसकी प्रकृति में देखने को मिल जाती है। अब इसका योगदान क्या रहा? योगदान ये रहा कि क्योंकि ये वाला साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं में था, लोगों ने ज्यादा समझा, ज्यादा लोग इससे जुड़े, जन जन का आंदोलन ये बन गया, जन जन तक ये पहुंचने लगा। जो हमारे दूसरा इसका क्या हो गया, जो हमारे संत थे, कबीर हो गए, रैदास हो गए, एकनाथ और यहाँ पर रामदास, तुकाराम, नामदेव, इस तरह के जो संत थे महाराष्ट्र में और अलग अलग क्षेत्रों में, उससे क्या हुआ, तमिल से शुरुआत हुई, कन्नड़ में एक अलग तरह का साहित्य विकसित हुआ, तमिल में अलग तरह का साहित्य विकसित हुआ, बांग्ला में अलग तरह का, नरसिंह मेहता हमारे गुजरात में, गांधी जी को जिनके भजन बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। तो इस तरह से क्षेत्रीय संस्कृतियों का भी विकास हुआ, क्षेत्रीय साहित्यों का विकास हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जन जन तक चीज़ें पहुँची।
तो जब जन जन तक पहुंची, और इन संतों की एक खास बात थी, ये सांप्रदायिकता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने हर धर्म के लोगों को अपनाया, ठीक है। इसके अलावा निम्न वर्ग को भी महत्व दिया, ये बात हमने देख ली। क्षेत्रीय साहित्यों का विकास, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये संत बांग्ला में, इधर गुजराती में, नीचे कन्नड़ साहित्य, इस तरह से अलग अलग तरह के गीत गाते थे, उनसे लोगों को प्रभावित किया। तो लोग बहुत तरह से जुड़े, गीत इन्होंने लिखे थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो चैतन्य थे बांग्ला की तरफ, इन्होंने बांग्ला भाषा को प्रसिद्ध किया, बांग्ला भाषा को आगे बढ़ाया। शंकर देव थे, असमिया भाषा को आगे बढ़ाया। फिर अगर मैं बात करूं, मीरा ने राजस्थानी में चीजें लिखी। नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, मराठी भाषा को इन्होंने, मराठी साहित्य को इन्होंने आगे बढ़ाया। फिर ये अपनी अपनी भाषाओं में जो गीत लिखते थे लोगों को प्रभावित करने के लिए, तो लोग इनसे प्रभावित हुए। इधर दूसरी तरफ संगीत को समृद्धि मिलती रही। तो इस तरह का योगदान इनका भारतीय संस्कृति के विकास में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उम्मीद कर, और जब ये हो गया तो हमें एक कंक्लूजन देना है। पहले मैं वापस से बता रहा हूँ, भक्ति साहित्य का एक इंट्रोडक्शन हमने दिया, छोटा मोटा, जो भी आपको पता हो। शुरू में तो इसी तरह का करना है, हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। शुरू में जितना लिख पा रहे हो उतना लिखो, ठीक है। एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर प्रकृति का मूल्यांकन करना है। मेरा यहाँ पर होने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप क्वेश्चन समझने लगे और क्वेश्चन को स्टेप वाइज आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जो कुछ इनपुट्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊं और अपनी भाषा में आप क्वेश्चन को लिखें। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बार बार कह रहा हूं, भक्ति साहित्य का एक इंट्रोडक्शन दिया, भक्ति आंदोलन से जोड़ते हुए। प्रकृति का मूल्यांकन करना है, किस तरह की प्रकृति रही, फिर इसका योगदान क्या रहा, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई। उसके बाद में हम कह सकते हैं, उपरोक्त चीज़ों को देखते हुए हम इस बात पर पहुंच सकते हैं कि भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति के वर्तमान स्वरूप को एक आकार देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तरह का एक कंक्लूजन, और फिर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ सही लगी, समझ में आई है, पसंद आई है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो विश्लेषण हमें करना है आधुनिक भारत के इतिहास का, क्योंकि हमने कल कर लिया था किस चीज़ का, विरासत का, और हमने 2 क्वेश्चन भी उसके देखे। बाकी के क्वेश्चन जैसे जैसे आप पढ़ें, अटेम्प्ट करें। ये एक ओवरव्यू देने के लिए था, एक समझ देने के लिए था कि हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, अब हम बात करें अगर भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास की, तो हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस कहता है 18वीं सदी के लगभग मध्य से, 18वीं सदी आप कहते हो 1700 से 1800 तक, 1701 से, और लगभग मध्य से आप कह दो 1750 से। मोटा मोटा हम अगर कहें तो प्लासी के युद्ध से ये ज़्यादा बात करता है। किस से, 1757 से। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता संग्राम, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। ये हमारा सिलेबस है। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, अगर मैं और भी ज़्यादा टॉपिक स्पेसिफिक होना चाहूँ तो आप लिखेंगे, एक तो जो औपनिवेशिक काल है, औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल मुख्य तौर पर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1757 से लेकर जो भी था 3 भागों में हम बांटते हैं, जिनमें वाणिज्यिक काल हो गया, औद्योगिक काल हो गया और वित्तीय काल हो गया। इसके इन तीनों कालों के अंदर कंपनी की नीतियां किस तरह की रही, राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति उनकी क्या रही, क्या किस तरह के बदलाव किए, है ना। तो इस तरह के उनकी नीतियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के बारे में, उनके प्रभाव हम पर क्या रहे, उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं औपनिवेशिक काल से, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2022 में 2 क्वेश्चन इससे आए हैं, और इसके अलावा 2019 में भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो औपनिवेशिक काल में फिर से कह रहा हूं, कंपनी की नीतियां और उनके हम पर प्रभाव, ये वाला टॉपिक कहीं ना कहीं पेपर सेटर का
फेवरेट टॉपिक में से एक है। हम पर उनके क्या प्रभाव रहे, उनकी क्या नीतियाँ रहीं, किस तरह से उन्होंने हमें प्रभावित किया। दूसरा, जब हम स्वतंत्रता संग्राम या यहाँ पर व्यक्तित्व घटनाओं की बात करें तो जो धार्मिक सामाजिक सुधार वाला पोर्शन हमारा आता है, सामाजिक धार्मिक सुधार, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है। खास तौर से राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, यंग बंगाल आंदोलन वगैरह। हालांकि हमें ओवरऑल चीज़ें देखनी है, लेकिन इस टॉपिक को भी हमें बहुत अच्छे से इंटरलिंक करते हुए पढ़ना है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको देने वाला भी हूँ, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी धार्मिक सामाजिक सुधार को लेकर, यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। ये एक क्वेश्चन था 2021 का, किस तरह से इन टॉपिक से जुड़ा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। पिछले 5 सालों की ही मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा डीपली अंदर भी नहीं जा रहा। तो पिछले 5 सालों में 2 क्वेश्चन 2021 में और 2019 में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पूरा का पूरा टॉपिक, स्पेशली गांधी जी के आगमन के बाद। ये हालांकि पूरा समय, पूरा टाइम पीरियड जो राष्ट्रीय आंदोलन का था, कांग्रेस का, उससे पहले जो जनजातीय आंदोलन हुए और किसान आंदोलन हुए, वो सब अपनी जगह महत्व रखते हैं। लेकिन गांधी जी के आगमन के बाद जो मुख्य आंदोलन हुए हैं और उनका जो प्रभाव रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस के लिए हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 3 टॉपिक मैं स्पेसिफिक आपको बता रहा हूँ कि इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि यहाँ से 2021 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में 2 क्वेश्चन है, 2020 में है 1 क्वेश्चन और 2019 में भी 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कहाँ से? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें भी ज़्यादा गांधी जी के आगमन के बाद जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती हैं। तो ये हमारा पाठ्यक्रम का विश्लेषण था। इस टॉपिक स्पेसिफिक होकर आपको ज़्यादा तवज्जो इन चीज़ों पे देनी है। सिलेबस हमें पूरा कवर करना है, पढ़ना हमें पूरा है, चीज़ें पूरी याद होती है, इंटरलिंक होती है, तो अपने आप हमारा उत्तर बेहतर होता है। तो आज के टास्क पर बढ़ जाते हैं। 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास से लेकर। एक पहला क्वेश्चन, यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। 3 टॉपिक मैंने आपको बताया ना महत्वपूर्ण है, उन तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो इसको अटेम्प्ट करें, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ें फिर अटेम्प्ट करें। छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, स्किप करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 2021 का है, यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित करना है। दूसरा क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? कारण बताइए। औपनिवेशिक काल की बात आ गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां क्या रही कि अचानक से अकाल पड़ने शुरू हो गए, कारण बताना है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन ये है, मैंने आपको कहा था गांधी जी के आगमन के बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका महत्व कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। अपने इनपुट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जो भी आपकी बातें हों, ताकि हमें भी पता चले, आपके अनुसार हम चीज़ों को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।